हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, इसका एक बेहद खास, बेहद इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। वो है अनुदिमान वक्र द्वारा उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन का ऑलरेडी एक क्लास हमने देख लिया है जिसमें हम एक वस्तु की स्थिति में देख रहे थे। आज के सेशन में देखेंगे कि भाई अनुदिमान वक्र के द्वारा भी उपभोक्ता संतुलन कैसे निकाला जा सकता है, क्या ट्रिक है और क्या तरीका है। पर उससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं। यहां एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आप यूपी बोर्ड से पढ़ते हो, बिहार बोर्ड से पढ़ते हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से पढ़ते हो, सारी की सारी शिक्षा निःशुल्क है और आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसी बेहद खास जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये खास सेशन और समझते हैं कि उपभोक्ता संतुलन अनुदिमान वक्र के द्वारा कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले मैंने आपको कई बार ये चैप्टर स्टार्ट होते समय भी बताया और कई अलग टॉपिक में बताया कि भाई उपभोक्ता संतुलन का मतलब क्या है। व्हाट डज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स। ये तो बात में आएगी कि आप अनुदिमान वक्र से निकालेंगे कि आप MUX = PX निकालेंगे कि दो वस्तु की स्थिति में फॉर्मूला लगाएंगे। ये तो कहानी बात की हो गई। सबसे पहले कहानी जो मैंने आपको बताई थी कि उपभोक्ता संतुलन क्या है। अच्छा, प्लीज जिसने शुरुआत की वीडियोस नहीं देखे प्लीज सारे देख लीजिएगा और समष्टि अर्थशास्त्र की भी वीडियोस उपलब्ध हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा ठीक से। अब देखिए, उपभोक्ता संतुलन का मतलब यह है कि जब उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार खर्च करे कि उसे अधिकतम से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। When a consumer spend his income in such a way that he is getting the maximum level of satisfaction, that is called consumer equilibrium। यानी एक ऐसे बिंदु आएगा जिसके बाद अब इससे ज्यादा संतुष्टि उसे मिल सकती नहीं है। वो साधनों का जितना उपयोग कर सकता था कर लिया, अब इससे अधिक वो संतुष्टि नहीं प्राप्त कर सकता। यह है उपभोक्ता संतुलन की कहानी। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो तीन परिस्थितियां हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक वस्तु है, अगर उपभोक्ता केवल एक वस्तु का इस्तेमाल कर रहा है तो मैंने आपको सिंपल बताया था कि MUX = PX, यानी जहां आप उपभोक्ता को माप सकते हैं गणनावाचक वाली स्थिति में, वहां पर आप जब उपभोक्ता के सीमांत उपयोगिता को उसके कीमत से बराबर कर दीजिए उस X वस्तु से, तो मान लिया जाएगा कि वो संतुलन में है। फिर हमने दो वस्तु की स्थिति में भी एक स्थिति बताई थी आपको कि अगर मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, ठीक है, और यहां भी गणनावाचक आप अगर उपयोगिता को माप सकते हैं तो यहां आप क्या कर दीजिएगा, MUX/PX = MUY/PY। मतलब अगर दो गुड्स हैं X और Y तो किसी गुड्स का सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत से डिवाइड कर दीजिए, दूसरे वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत से डिवाइड कर दीजिए। दोनों जहां पर बराबर हो जाएं वहां पर मान लीजिए कि उपभोक्ता का संतुलन हो जाएगा। यह भी बात क्लियर थी। लेकिन एक तीसरा तरीका भी है कि हम उपभोक्ता के उपयोगिता को मापेंगे ही नहीं, हम एक नए तरीके से इसका संतुलन निकाल लेंगे और वो है अनुदिमान वक्र के द्वारा। अनुदिमान वक्र के द्वारा इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बजट रेखा की बात करेंगे और अनुदिमान वक्र की बात करेंगे। देखिए, बजट रेखा पर मैंने थोड़ा प्रकाश डाला था, मैं थोड़ा सा आपको एक बार और बता देता हूं, फिर ये कंसेप्ट ही समझ में आ जाएगा। देखिए, एक मान लीजिए कोई वस्तु या दो वस्तु है, मान लीजिए वस्तु X और वस्तु Y। ध्यान से समझिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। और वस्तु X की अच्छा टोटल आय जो है उपभोक्ता की वो मान लीजिए 100 रुपए है, ठीक बात है। वस्तु X की कीमत है 5 रुपए और Y की है 10 रुपए। अब इस 100 रुपए की इनकम में इसे X और Y दोनों वस्तुओं से सामान खरीदने हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर यहां रख लीजिए X और वहां लिख लीजिए Y। अब अगर लेट सपोज वो X की 20 यूनिट खरीद लेता है तो 20 × 100 पूरा इनकम खत्म हो जाएगा, Y की 0 खरीदेगा। अगर इसकी क्या खरीदता है, मान लीजिए लेट सपोज 18 खरीदता है तो 18 × 90 केवल अब 10 रुपए बचेंगे तो 1 यूनिट इसकी खरीद लेगा। इसकी मान लीजिए वो लेट सपोज 12 खरीदता है तो 12 × 5 = 60, 40 बचेगा रुपया तो 10 4 इसकी खरीद लेगा, ठीक। इस तरह वो क्या करता है, इसका लेट सपोज कि इसका कर देगा धीरे धीरे, इसको ले आएगा 5 पे तो 5 × 5 = 25, बाकी 75 बचेगा तो, या इसको 6 पे ले आएगा, 6 × 5 = 30, 70 बचेगा तो इसकी 7 यूनिट खरीद लेगा। फिर ये क्या करेगा, इसकी पूरी 10 यूनिट खरीद लेगा तो ये 0 रुपए बचेंगे यहाँ पे 0 खरीदने के लिए। अब ये जो है ना, ये बंडल बन जाता है, बजट बंडल इसको कहते हैं। किसको, 20 और 0, 18 और 1, 12 और 4, 6 और 7, 0 और 10। ये उसी दी हुई इनकम से दो वस्तुओं का बंडल बन गया। और जब आप इसको खींचते हैं ना,
जब आप इसको रेखा से खींचेंगे तो ये ऐसा बजट रेखा बन जाएगा। ठीक बात है, अलग अलग संयोगों के द्वारा। तो इससे एक बजट रेखा, इस बजट बंडल को जब आप बनाते हैं तो इससे एक्स और वाई दो वस्तुएं अगर आप ले लें तो अगर इन संयोगों को खींचे तो एक बजट रेखा आपको यहां से प्राप्त हो जाती है। ठीक बात है। अब ये हो जाती है आपकी बजट रेखा। बजट रेखा का एक अलग सेशन भी है। ये आपकी बजट रेखा हो गई और अनधिमान वक्र हमने पढ़ ही लिया है। तो अब अगर अलग अलग अनधिमान वक्र हैं, इसमें जौन सा अनधिमान वक्र बजट रेखा को टच कर जाएगा वहां उपभोक्ता का संतुलन होगा। जैसे इस पॉइंट पर, ठीक, पॉइंट ओ मान लीजिए इसको, यहां पर अनधिमान वक्र जो है, बजट रेखा ने अनधिमान वक्र को बाहर से स्पर्श किया है और वहां पर उपभोक्ता का संतुलन मान लिया जाएगा। तो अगर आपको अनधिमान वक्र द्वारा अगर उपभोक्ता का संतुलन दर्शाना है तो उस केस में आपको दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए, पहला कंडीशन क्या चाहिए, अनधिमान वक्र, ठीक, और दूसरा क्या चाहिए, बजट रेखा। ये दो परिस्थितियां आपके सामने होनी चाहिए, तब उपभोक्ता इन दोनों का इस्तेमाल करके संतुलन प्राप्त कर सकता है। आइए अब डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है जब वह अपनी सीमित आय की सहायता से उपभोग की वस्तुएं खरीदकर उनसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर ले। मैंने आपको शुरू में ही बताया, उपभोक्ता के संतुलन को उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतें प्रभावित करती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो वस्तु की कीमत है और उपभोक्ता की जो आय है, इसको आय ले लीजिए आप, ठीक है ना। ये जो वस्तु की उपभोक्ता की आय है और उसकी जो कीमतें हैं, इनसे उपभोक्ता का डिमांड प्रभावित होता है। कभी वो 20 और 0 लेगा, 18 और 1 लेगा, और इससे इसका बजट रेखा तैयार हो जाता है। ठीक है। उदासीनता वक्र विश्लेषण से उदासीनता वक्र किसको बोलते हैं, अनधिमान वक्र को ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। अनधिमान वक्र के 3 नाम हैं, एक अनधिमान वक्र, एक उदासीनता वक्र और एक, जल्दी बताइए, तटस्थता वक्र। ये तीनों नाम उसी के हैं। तो उदासीनता वक्र विश्लेषण से उपभोक्ता के संतुलन की अवस्था को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। और वो क्या होगा, एक उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन की अवस्था में होता है जहां पर उसकी कीमत रेखा को उदासीनता वक्र स्पर्श करती है। कीमत रेखा या बजट रेखा एक ही बात होती है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहां देख लीजिए, ये है कीमत रेखा और ये अलग अलग अनाधिमान वक्र हैं, और आपको मैंने बताया था कि कई अनाधिमान वक्रों को मिला के अनाधिमान मानचित्र बनता है। तो जौन सा या जौन वाला या जो अनाधिमान वक्र इस कीमत रेखा को टच करेगा, उसी को हम कहेंगे कि उस बिंदु पर उपभोक्ता का संतुलन स्थापित हो गया। इसी बिंदु पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी, क्योंकि यहां उदासीनता वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल एक दूसरे के बराबर है। तो जो प्राइस लाइन है और जो उदासीनता वक्र का ढाल है, वो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। उपभोक्ता के संतुलन को ज्ञात करने के लिए निम्न 2 बातों का अध्ययन आवश्यक है। एक, उदासीनता मानचित्र। मैंने आपको शुरू में बताया कि उदासीनता मानचित्र जो है ये बहुत जरूरी है उपभोक्ता संतुलन को ज्ञात करने के लिए। उदासीनता विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन हेतु 3 शर्तें होती हैं। पहला, संतुलन की दशा में उपभोक्ता का उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता है। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो उपभोक्ता ये अनधिमान वक्र है, ये कीमत रेखा को टच करे। पहली कंडीशन तो यहां है। दूसरा, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है या कॉन्वेक्स होता है ना, यानी मूल बिंदु की ओर क्या होगा, उत्तल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन की तरफ उत्तल हो जाएगा। उदासीनता वक्र की सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होनी चाहिए, ये कीमत अनुपात के ढाल के बराबर होनी चाहिए। सीमांत प्रतिस्थापन दर मैंने आपको पहले ही बता दिया है सेशन में। सीमांत प्रतिस्थापन वह दर होती है जिस दर पर एक वस्तु का त्याग उपभोक्ता करता है दूसरे वस्तु को पाने के लिए, जैसा कि अनाधिमान वक्र में होता है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर MRS/XY, अगर 2 वस्तु XY है तो ये बराबर होना चाहिए PX अपॉन में PY के रेशियो से। ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला होता है, यानी कीमत का अनुपात PX अपॉन PY अगर अनुपात है तो उसके सीमांत प्रतिस्थापन दर के बराबर होना चाहिए। दूसरा, जो कीमत रेखा है जिसकी भी चर्चा की, वो कीमत रेखा का जो ढाल है, कीमत रेखा का ढाल है, वो किसके बराबर होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए अनधिमान वक्र के ढाल के। अनधिमान वक्र के ढाल के बराबर होना चाहिए।
ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। उल्लेखनीय है कि संतुलन की दशा में उदासीनता वक्र कीमत रेखा के किसी एक बिंदु को स्पर्श करना चाहिए, लेकिन उसे काट ना रही हो। जैसे यहां पर आप देख लीजिए, ऐसा ना हो कि ये कीमत रेखा है और इसको ऐसे काट रही हो तो मान दिए कि ये संतुलन है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसे बस एक जगह टच कर रही हो। ये पहला वाला काट के जा रहा है, ये नहीं माना जाएगा। इसे एक जगह टच करके निकल गई, यानी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यहां पर आ गया। और जो बाकी के वक्र हैं, जैसे मान लीजिए कि लेट सपोज अगर आपका इस तरह का कुछ बनता है स्लाइड, ये ऐसा बन गया मान लीजिए, ठीक है, ठीक बात। अब यहां पर ये कीमत रेखा हो गई। अब ये IC1, IC2, IC3, अब इन तीनों को आपको डिफाइन करना पड़ेगा एग्जाम में। तो यहां पर बन गया IC1, ये IC2, ये IC3। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, आप किस तरह एग्जामिनेशन में इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि दी हुई चित्र में उपभोक्ता का संतुलन बिंदु ई पर, इसको ई पॉइंट मान लीजिए, बिंदु ई पर उपभोक्ता का संतुलन माना जाएगा क्योंकि इस बिंदु पर अनादिमान वक्र कीमत रेखा को स्पर्श कर रही है, या कीमत रेखा अनादिमान वक्र को एक जगह स्पर्श कर रहा है। दूसरा, इस बिंदु पर माना जाएगा कि MRS XY, यानी x और y दो वस्तुओं का जो MRS है, सीमांत प्रतिस्थापन दर है, वो बराबर है PX अपॉन PY, यानी x की कीमत और y की कीमत के अनुपात के बराबर है। एक ये कंडीशन मानी जाएगी। उसके बाद हम ये बताएंगे कि दिए हुए अंधिमान मानचित्र में उपभोक्ता IC1 पर संतुलन प्राप्त नहीं करेगा क्योंकि ये अभी न्यूनतम संतुलन है, वो ऊपर की तरफ जा सकता है क्योंकि उसकी कीमत रेखा या बजट रेखा उसको IC2 तक जाने के लिए परमिशन दे रही है या उसको अनुमति दे रही है। उपभोक्ता का संतुलन IC3 पर भी नहीं होगा। ये बात सही है कि ऊपर वाला जो अंधिमान वक्र है वो ज्यादा संतुष्टि देता है, मैंने आपको बताया है, लेकिन उसका बजट वहां तक नहीं पहुंचेगा, उस बंडल तक उसका बजट नहीं पहुंचेगा, वहां तक उसका संसाधन नहीं पहुंच सकता, कीमत रेखा नहीं पहुंच सकती, तो उपभोक्ता यहां जा नहीं सकता। यहां संतुष्टि कम है तो ई बिंदु पर उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी और यहां पर उपभोक्ता का संतुलन माना जाएगा। इसलिए बिंदु ई पर जहां अंधिमान वक्र बजट रेखा या कीमत रेखा को स्पर्श करता है उसे उपभोक्ता का संतुलन माना जाएगा। ये ऐसा यहां पर बताया गया है, ठीक बात है। ये नहीं कि जहां काट देगी वहां माना जाएगा, नहीं, स्पर्श करेगा एक जगह। यहां उपभोक्ता की शर्तें पूरी हो रही हैं। MRS XY इक्वल्स टू PX अपॉन PY होगा। उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता है। उदासीनता वक्र IC2 मूल बिंदु के प्रति उत्तरोत्तर भी है, यानी कि वो उत्तल भी है, कॉन्वेक्स भी है। तो ये तीन कंडीशंस होती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा दो कंडीशन और हो सकती हैं। मान लीजिए कि हमने बोला कि MRS XY जो है वो बराबर है PX अपॉन में PY के, तो संतुलन है। लेकिन मान लीजिए अगर उदासीनता वक्र की सीमांत प्रतिस्थापन दर कीमत अनुपात से अधिक हो जाए, मान लीजिए बराबर होने के बदले ये क्या हो जाए, ये हो जाए अधिक, ठीक, ये अधिक हो जाए, तब क्या होगा, तो उपभोक्ता X वस्तु की अधिक और Y की कम मात्रा खरीदेगा। ध्यान रखिएगा, अगर ये MRS XY ज्यादा है PX अपॉन PY के, तो X की अधिक मात्रा खरीदेगा, ठीक। और अगर MRS XY कम है PX अपॉन में PY के, ठीक, अगर मान लीजिए MRS XY का सीमांत प्रतिस्थापन दर उनके कीमत के अनुपात से कम है, तब Y की अधिक मात्रा खरीदेगा, ठीक है, तब Y की अधिक मात्रा खरीदेगा। बहुत सिंपल बात है। तो तीन कंडीशंस होंगी। एक कंडीशन ये होगी जब MRS XY बराबर हो PX अपॉन PY, वो संतुलन होता है। फिर अगर MRS XY ज्यादा हो जाए PX अपॉन PY से, तो X की ज्यादा मात्रा खरीदी जाएगी, Y की कम खरीदी जाएगी। या MRS XY कम हो जाए PX अपॉन PY से, तो Y की अधिक मात्रा खरीदी जाएगी। ये तीन कंडीशंस होती हैं। आपको संतुलन बिंदु कहां है आप समझ सकते हैं। दूसरी, जब उदासीनता वक्र का प्रतिस्थापन दर कीमत अनुपात से कम है, तो उपभोक्ता Y की अधिक मात्रा और X की कम खरीदेगा। यह तब तक जारी रहेगा जब तक MRS XY बराबर ना हो जाए PX अपॉन PY के। तो यह बहुत सिंपल सा लॉजिक था जिसने आपने समझ लेना है, और यह ध्यान रखना है कि एक ऐसी स्थिति जहां पर कीमत रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करती हो या तटस्थता वक्र को स्पर्श करती हो, वही उपभोक्ता संतुलन कहलाता है। और यहां पर MRS XY
px अपॉन py के बराबर होती है। बस सिंपल सी कहानी है और इसमें कुछ करना नहीं है। तो उपभोक्ता संतुलन का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह ग्राफ बना के समझा के आप इसको लिख सकते हैं। इसमें कहीं कोई डाउट या समस्या या परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो प्रीवियस वीडियोस हैं प्लीज उनको देखते रहिए। जैसे सीमांत प्रतिस्थापन दर को मैंने डिटेल में पहले पढ़ाया है, उसको प्लीज देख लीजिए और सारे वीडियोस को प्रमोट करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स अपने क्वालिटी और फ्री एजुकेशन के लिए फेमस है। और आप इसके वेबसाइट यानी www.magnetbrains.com या एप्लीकेशन जो ऐप है मैग्नेट ब्रेन्स का या यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में ये सारे कोर्सेज पढ़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आसान बना सकते हैं। बुक्स और ई बुक्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। नोट्स का लिंक दिया हुआ है, जिस नोट्स को डाउनलोड करके खरीद के परचेज करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई को आसान बना सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। सोशल मीडिया जो हैंडल है ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको फॉलो कर लीजिए मैग्नेट ब्रेन्स का। और बिल्कुल जागरूक और सजग बने रहिए और फ्री एजुकेशन का फायदा उठाते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी चैप्टर के अलग नए कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।